Hello student, this is Assistant Professor Ramkaur Ramgadia. Today I will going to teach you on topic that is database management system. Today we will going to start our next chapter, that is our second chapter, database management system. In this chapter we will going to see introduction, basic concept and definition. In that we will going to see a detailed study, data and information, data versus information, data dictionary, data items or a field, what is record, definition of DBMS, application of DBMS, file processing system versus DBMS, advantages and disadvantages of DBMS, users of DBMS, database designer, application programmer, sophisticated user, end user, and the last point, that is view of data. So let us start with a brief introduction. Okay, student. Now, as you have studied, what is a data? Okay, actually, a data is nothing but a collection of information which is used at a right time, राइट। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं ना, एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर डेटा स्टोर करके रखते हैं। वो डेटा स्टोर करने के बाद हम लोग राइट टाइम पे वो राइट इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम ये डेटा को कलेक्ट करके क्यों रखते हैं, इसके रीजंस होते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब इमरजेंसी हो हम जल्दी से वो फाइल को या वो डॉक्यूमेंट को ओपन करें और हमें वो पर्टिकुलर डेटा जो रिकॉर्ड हमें फाइंड आउट करना है, हम इजीली एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना डालते हुए लेस नंबर ऑफ एफर्ट्स के थ्रू हम वो डेटा को इजीली कैच कर सकते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट करने के लिए या फिर कोई डेटा को स्टोर करने के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रेजेंट होते हैं। सो सेम वही हम लोग चीज़ें ऑनलाइन प्रेफर करते हैं या फिर हमारे ऐप के अंदर, एप्लीकेशंस के अंदर वो सेम चीज़ें हम स्टोर करके रखते हैं। जब हम ये सारी चीज़ें एक्चुअल में जो एक फाइल हार्ड कॉपी है, सेम वही हार्ड कॉपी को हम लोग सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके हमारे डिस्क पे, हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे स्टोर करके रखते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, जब आप लोग ये डेटा को स्टोर करके रखते हो तो वहाँ पे मेमोरी जो यूज की जाती है वो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के थ्रू भी हो सकती है, इंटरनल स्टोरेज डिवाइस के थ्रू भी हम लोग वो डेटा को स्टोर करके रखते हैं। प्लस हम लोग वो पर्टिकुलर फाइल को अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं सॉफ्ट कॉपी के अंदर। अगर आप हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर रहे हो तो यू विल ऑल्सो गोइंग टू मेंटेन इन एज वेल इन हार्ड कॉपी ऑल्सो। सो सेम उसी वे में हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रेजेंट होता है, जहाँ पे हम लोग हमारे डेटा को मैनेज करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। डेटा कभी कभी डुप्लीकेशन भी प्रेजेंट हो जाता है, कभी कभी हम वो डेटा को एक्सेस देते हैं किसी और पर्सन को, कभी हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, हम लोग कभी कभी वो डेटा अपडेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, एन नंबर ऑफ टाइम वो पर्टिकुलर डेटा के ऊपर एक्शन परफॉर्म करते हैं। कभी कभी हमें वो डेटा नहीं चाहिए होता है तो हम वो डेटा को टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, हम वो डेटा को स्टॉप करते हैं, स्टॉप करने के बाद अच्छे से सेव करके क्लोज करके रखते हैं। जब ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, हम लोग जब उसके ऊपर अपडेशन प्रोवाइड करते हैं या कुछ करते हैं, ठीक है, ऐड किया, कुछ डिलीट किया, ये सारे एक्शन जब हम कमांड्स एक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो डेटा कभी ना कभी हमारा चेंज होता है, अपडेट होता है, मॉडिफाई होता है। तो जैसे जैसे वो चेंजेस, अपडेट, मॉडिफाई होते हैं, वो उसके इन्वायरमेंट में पूरे सेव होने चाहिए ना, उसके पूरी कोडिंग के अंदर चेंजेस करके सेव होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान यहाँ पे कोडर प्रेजेंट होता है वो रखता है। प्लस ये सारी चीज़ें हमारे डेटाबेस में कॉन्करेंटली ये सारी चीज़ें वहाँ पे अपडेट होती रहती हैं। अगर मुझे अजय नाम के पर्सन को डिलीट करना है डेटाबेस से, तो मैं डिलीट की क्वेरी फायर करूंगी और इजीली उसका रिकॉर्ड डिलीट कर सकती हूँ ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी बैकएंड पे प्रोसेस के थ्रू अपडेट्स होती रहती है। प्लस यहाँ पे हम लोग ये चीज़ों की कोडिंग जो करते हैं, ठीक है, while we are doing all these things, we are performing some commands, why we are using a command which is known as a हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, जैसे हमारे कंप्यूटर्स को बाइनरी डेटा ही समझ में आता है, सेम वैसे ही हम लोग कोडिंग करेंगे तो ही उसे एक्शन क्या लेनी है ये पता चलती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जो हमारी कोडिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। सो ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट फ्रेम देखते हैं, नेक्स्ट पेज देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट है, सो लेट अस सी द बेसिक कंसेप्ट्स। ओके, अब डेटा एंड इंफॉर्मेशन होता क्या है। जैसे ही आप एक डेटा को रिप्रेजेंट करते हो किसी और के सामने, या फिर एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर आप वो डेटा को स्टोर करके रखते हो, आपका डेटा कितने इजीली वेल मेंटेन है, ठीक है। आपका डेटा देखते ही कितना जल्दी अट्रैक्ट करता है, या फिर आपके डेटा को देख के ही एक ही बार में समझ आ जाता है कि हु आर द डिफॉल्टर्स, या फिर हमारी गलती कहाँ पे है, या फिर हमारे कंपनी को प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा, वाई वी आर लैकिंग बिहाइंड। ये सारी चीजों का आंसर हमें एक बार ही हमारे डेटा को देखने के बाद ही पता चल जाता है। तो ये चीजों को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा एज वी आर रिप्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ द अदर पर्सन, ठीक है। हम हमारे डेटा को कितने अच्छे से वेल मेंटेन करके सामने वाले को प्रेजेंट करते हैं। जितने अच्छे तरीके से हम हमारे डेटा को, हमारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अच्छे से वेल मेंटेन करके रखेंगे, उसी के बेस पे हम लोग डिसीजन इजीली मेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपके डेटा को एक बार देख के ही हमें समझ में आना चाहिए ना कि हुआ द डिफॉल्टर्स, या फिर हमारी कंपनी को प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा। ऐसे वहां पे जैसे आप लोगों को पता है ग्राफ दिखाई देता है, आप लोग मोस्टली ग्राफ देखते हो वेदर के अंदर, कितने डिग्री हमारा टेम्परेचर हाई हुआ है, कितने डिग्री कम हुआ है। ये सारी चीजें आप लोगों को इजीली समझ में किसकी वजह से आती है, कैसे समझ में आती है इतना इजीली, क्योंकि हमारे पास वहां पे कलेक्शन ऑफ डेटा को अच्छे से टेबुलर फॉर्मेट के अंदर स्टोर करके वेल मेंटेन करके रखा गया है, ताकि वहां पे कोई भी सर्च करता है पर्सन, जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ टुडे, तो वहां पे ऑटोमेटिकली वो डेटा को देख के समझ में आ जाता है ना, कल से ज्यादा गर्मी है, कल से कम गर्मी है, ये सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है कैरेक्टरिस्टिक्स। सो देखो कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट वन है टाइमली, नेक्स्ट वन है एक्यूरेसी, थर्ड पॉइंट है कंप्लीटनेस। सो यहाँ पे टाइमली का मतलब क्या होता है, आपको कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो आप लोग इजीली उसे यूज कर सकते हो, एक्टिव कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो वो सारी इंफॉर्मेशन को। क्यों? क्योंकि आप ये सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन स्टोर करके रख रहे हो, या फिर अपने एप्लीकेशन के अंदर स्टोर कर रख रहे हो, या फिर अपने लैपटॉप के अंदर स्टोर करके रख रहे हो। तो आप जब भी कॉल करना चाहो, इजिली एक बार सर्च ऑप्शन पे आपने वो टेबल का नेम डाल दिया, आपका टेबल ओपन हो जाएगा। बट अगर यही आपने हार्ड कॉपी में मेंटेन करके रखा, तो क्या होगा, आपको वो फाइल सर्च करनी पड़ेगी और वहाँ पे डेटा देखना पड़ेगा। तो इसलिए ये टाइम सेविंग प्रोसेस है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, ठीक है। एक्यूरेसी मतलब कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस बोथ आर प्रेजेंट। जो भी इंफॉर्मेशन आपने उसके अंदर मेंटेन करके रखी है वो एक्चुअल में पूरी सही है, पूरी राइट है, इसलिए आप लोगों ने उसे वहाँ पे फील करके रखा हुआ है। लास्ट वन इज ए कंप्लीटनेस, ऑफ कोर्स यहाँ पे टाइमली है, मतलब आप लोगों का टाइम सेव हो रहा है, आपने ऑनलाइन रखा है, आप लोगों ने पूरा डेटा एक्चुअल में वेल मेंटेन करके पूरा राइट डेटा स्टोर करके रखा है, विच इज़ वेरी गुड। और पूरा का पूरा डेटा कंप्लीट वहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब फॉर्मेटिंग प्रेजेंट है, उसकी हाईलाइटेड वाले कॉलम्स प्रेजेंट है, एट्रीब्यूट, टेबल, रिलेशनशिप, सब कुछ प्रेजेंट है, तो इसलिए कंप्लीटनेस प्रेजेंट है वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे आता है डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। के अंदर डिफरेंस बिटवीन क्या है, डेटा जो है वो एक रॉ मटेरियल, रॉ फॉर्मेट में हमें मिलता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आप सबको बताया है कि कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ सरहद, तो ये मैंने आपको सिर्फ ओरली रॉ डेटा बताया है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, जो मैंने रॉ डेटा आपको बताया था कि कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ सरहद स्टूडेंट, आप वो डेटा को प्रोसेस में लेके आओगे, ठीक है। प्रोसेस इन द सेंस, आप लोग सबसे पहले ये सोचोगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। अब ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कौन सी फील्ड्स को बिलोंग करते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट, कौन से स्टूडेंट है ये सब जानने के बाद, ये स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, मास्टर डिग्री में है, कौन सी डिग्री, सो ऑल दिस थिंग्स। तो इसे ही बोलते हैं, आप लोगों का जब रॉ डेटा आता है तो आप लोग वो डेटा को प्रोसेस करना स्टार्ट करते हो, और वो प्रोसेस जब आप करते हो
तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उसी को बोलते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा वी ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखो, डेटा के अंदर डेटा कैन बी सिंपल एंड एट द सेम टाइम अनऑर्गेनाइज्ड। अब यहाँ पे डेटा बहुत ही सिंपल होता है, जैसे मैंने आपको बताया, अभी एक वर्ड में आपको मैंने क्वेश्चन दिया है, बट ये डेटा अनऑर्गेनाइज्ड है ना। मैंने आपको बोला कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो सरहद कॉलेज के स्टूडेंट्स की, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड डेटा था। आप लोगों ने अब वो उसे डेटा को प्रोसेस किया, ठीक है, प्रोसेस करने के बाद आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिली, तो आप लोगों ने उसे एक मीनिंगफुल प्रोसेस वे में ला के खड़ा किया है इंफॉर्मेशन को, इसलिए सेम अपोजिट साइड में दिया है। इंफॉर्मेशन इज ए सेट ऑफ डेटा विच इज प्रोसेस्ड इन अ मीनिंगफुल वे। आप लोग क्या करते हो, अनऑर्गेनाइज डेटा को मीनिंगफुल वे में कन्वर्ट करते हो। थर्ड पॉइंट देखो, डेटा इज ऑलवेज इंटरप्रेजेंटेड, ओके, interpreted to extract meaning, so data is meaningless। अब यहाँ पे क्या है, डेटा आपका मीनिंगलेस है, सिर्फ आपको वहाँ पे एक दो सेंटेंस में कुछ तो क्वेश्चन दिया है, जब तक आप वो डेटा को, ठीक है, प्रोसेस नहीं कर सकते, जब तक आप वो डेटा को वहाँ पे मीनिंगफुल वे में कन्वर्ट नहीं करते हो, तब तक आप लोगों को आपकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है विच यू वांट टू ऑब्टेन, वहाँ पे वो आपको नहीं मिलती। तो आपका भी डेटा जब तक आप प्रोसेस में लाके कन्वर्ट नहीं करते हो, तब तक आपको भी मीनिंगफुल डिटेल्स नहीं मिलेगी। फोर्थ पॉइंट देखो, डेटा के अंदर इट डज नॉट प्ले एनी रोल इन डिसीजन मेकिंग। डेटा कभी भी डिसीजन मेकिंग रोल के लिए हेल्प नहीं करता, बट एज कंपेयर टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हमारी हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए। लास्ट पॉइंट, डेटा के अंदर अब यहाँ पे सेल्स डज बाय अ सुपरमार्केट ऑन अ डे। अब यहाँ पे क्या बोला है, हर एक दुकान के अंदर, ठीक है, सेल कितनी हुई हो गई है एक दिन के अंदर, वहां पे वो डेटा कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पे ये वाला देखो, ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द मोस्ट प्रॉफिटेबल रीजन। अब यहाँ पे ये रीजन वाइज हम लोग जब सेल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ये डे वाइज कैलकुलेट करता है, एक ही शॉप की, सुपरमार्केट के अंदर एक शॉप है, वहां पे एक ही दुकान के अंदर कितनी सेल हुई, ये डे वाइज कैलकुलेट करता है। बट यहाँ पे ये प्रॉफिटेबल रीजन के वाइज कैलकुलेट करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास ब्रांचेस है, ठीक है, एक धनकौड़ी के अंदर ब्रांच है स्टेशनरी की, एक बालाजी नगर के अंदर है, एक कोथरूड के अंदर है, नेक्स्ट हमारी यहाँ पे वारजे के अंदर है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सेल कौन से, वहां पे सेल किसने सबसे ज्यादा किया है, एक पर्टिकुलर ब्रांच ने सबसे ज्यादा सेल किया है, वो सेल कितना हुआ है, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन के थ्रू। तो यहाँ पे आप लोगों का वीकली एनालिसिस भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है, ठीक है, या मंथली भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ योर कंपनी। नेक्स्ट देखो, डेटा डिक्शनरी। अब डिक्शनरी का मतलब ही होता है कि डिटेल इंफॉर्मेशन, राइट, डिटेल इंफॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे किसकी डिटेल इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, डेटा की डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, डेटा की डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग कलेक्ट करने वाले हैं। सो नाउ सी दिस, अब यहाँ पे डेटा डिक्शनरी को मेटा डेटा ऐसे भी कहा जाता है। नाउ व्हाट इज अ मेटा डेटा, मेटा डेटा होता है डेटा अबाउट द डेटा इज नोन एज अ मेटा डेटा, ओके, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे डेटा अबाउट द डेटा कलेक्ट करके आप सबको यहाँ पे शो करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कह सकते हो आपका एड्रेस, ठीक है, अब एड्रेस के अंदर कितने छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, मेन हेडिंग क्या है हमारी, एड्रेस। अब ये एड्रेस के अंदर सिटी आती है, ठीक है, स्टेट आता है, फिर उसके बाद कॉलोनी आती है, फ्लैट आता है, स्ट्रीट आती है, पिन कोड नंबर आता है। सो व्हाट इज दिस, दिस ऑल थिंग्स आर डेटा अबाउट द डेटा, ठीक है, ये सारी चीजें डेटा अबाउट द डेटा होती है। यहाँ पे ये सारा डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है, ताकि डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सके हम लोग डेटा ऑब्जेक्ट को, ठीक है, डेटा ऑब्जेक्ट को हम लोग डिस्क्रिप्शन यानी कि डिटेल स्टडी प्रोवाइड कर सके। द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यूजेस दिस टू डेवलप एंड मेंटेन द डेटाबेस। अब यहाँ पे डेटा एडमिनिस्ट्रेटर जो है
वो डेटा डिक्शनरी यूज करता है ताकि वो अच्छे से अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सके। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखो डेटा एंट्री का, ओके, डेटा डिक्शनरी एंट्री का। अब यहाँ पे स्टूडेंट करके हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। अब ये स्टूडेंट टेबल के अंदर फील्ड नेम, फील्ड नेम का मतलब होता है आपके कॉलम नेम। तो यहाँ पे टेबल का नेम है स्टूडेंट, फील्ड नेम मतलब कॉलम नेम, तो कॉलम नेम है हमारे पास यहाँ पे रोल नंबर, नेम, बर्थ डेट। अब यहाँ पे डेटा टाइप रोल नंबर का ऑटो नंबर आएगा, दैट मीन्स मैंने फर्स्ट टाइम पे 1 इंसर्ट किया, तो नेक्स्ट टाइम मैं जब एंटर करूंगी तो 2 ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज ए नेम, नेम का डेटा टाइप है यहाँ पे टेक्स्ट, और यहाँ पे है बर्थ डेट, तो इसका डेटा टाइप है डेट। अब यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन के अंदर उन्होंने दिया है रोल नंबर को एज अ प्राइमरी की। प्राइमरी की मीन्स अब यहाँ पे वो यूनिक की प्रेजेंट है जिसको मैंने 1 रोल नंबर दे दिया है, वो मैं किसी और को कभी भी दोबारा नहीं दे सकती हूँ, ठीक है। प्राइमरी की वैल्यू मैं किसी के और के लिए कोई भी कॉलम हो, ठीक है, सॉरी, एक पर्टिकुलर कॉलम है जिसके अंदर प्राइमरी की प्रेजेंट है, उसी के अंदर मैं वो वैल्यू को दोबारा किसी और के लिए रिपीट नहीं कर सकती हूँ, दैट इज ए प्राइमरी की, विच इज ए यूनिक की। the value of a primary key which will not going to repeat again and again for other type of data also which is present in same column। नेक्स्ट यहाँ पे है नेम, नेम के लिए टोटल हम लोग 25 की ही विड्थ लेंगे। 25 से ज़्यादा अगर कोई कैरेक्टर इंसर्ट हुए तो वो आगे के कैरेक्टर एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बर्थ डेट है, कंपलसरी उसके अंदर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वहाँ पे अगर कोई गलती से बर्थ डेट डालना भूल जाता है तो वहाँ पे नॉट नल, ठीक है, ऐसे करके एरर आ जाएगी कि कंपलसरी आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है। दिस ऑल दिस आर द अदर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल दिया था डेटा डिक्शनरी का, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट देखो डेटा आइटम्स और अ फील्ड, ठीक है। डेटा आइटम्स और अ फील्ड, दैट मीन्स फील्ड का मतलब क्या होता है एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कॉलम नेम, कॉलम नेम का मतलब होता है फील्ड। सो तीनों का मीनिंग एक ही है। रिकॉर्ड का मतलब होता है, रिकॉर्ड का मतलब होता है रो। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग्स, ओके। तो अब यहाँ पे इन्होंने बताया है डेटा फील्ड और फील्ड, ओके, डेटा आइटम्स और फील्ड। A data item is a single unit of a data in a stored record. Each data item or a field has a certain data types। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है हर एक कॉलम के अंदर, हर एक फील्ड के अंदर, हर एक डेटा आइटम के अंदर यहाँ पे हमारे पास सर्टेन काइंड के डेटा टाइप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ऐसी होती है कि आप लोग इंफॉर्मेशन जो डाल रहे हो वो एक्चुअल में आप लोग राइट डाल रहे हो, रिपीट नहीं कर रहे हो। जैसे हमने ये वाला पेज देखा था, इसके पहले का ये वाला पेज हमने देखा था, यहाँ पे फील्ड नेम था रोल नंबर, रोल नंबर को प्राइमरी की दी थी। अगर मैंने 2 डाला है तो 2 में किसी और के लिए नहीं डाल सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, example in previous table field name represent different data items, for example roll number। तो यहाँ पे ये वाले इतने सारे यहाँ पे डेटा आइटम्स प्रेजेंट है, तो ये सारे डेटा आइटम्स का एग्जांपल ही उन्होंने वहाँ पे बताया है एज अ डेटा आइटम और फील्ड, मतलब कॉलम की हेडिंग। नेक्स्ट वन है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है रो वाइज आप लोग डेटा इंसर्ट कर रहे हो वो टेबल के अंदर। A collection of different data items that provide information on an entity or a relationship is called as a record, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे डेटा आइटम्स के अंदर हर एक कॉलम के अंदर, ठीक है, इन ईच कॉलम इन ईच एट्रीब्यूट यू विल गोइंग टू प्रोवाइड समथिंग इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड एज ए रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 नंबर दिख रहा है, 10 नंबर गया है रोल नंबर के अंदर। नेक्स्ट है जॉन, जॉन गया है नेम के अंदर। नेक्स्ट है बर्थ डेट, ओके, बर्थ डेट देखो 12/4/2000 इज ए रिकॉर्ड ऑफ रोल नंबर। देखो यहाँ पे अभी रोल नंबर 10, नेम जॉन, बर्थ डेट यहाँ पे 24/4/2000, ओके, दिस इज ए रिकॉर्ड। नाउ डेफिनेशन ऑफ डीबीएमएस, ठीक है। अब यहाँ पे ये डीबीएमएस करता क्या है, डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम जो अलाउ करता है यूजर को अपना टेबल डिफाइन करने के लिए,
डेटा को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, वो टेबल उसने ड्रॉ किया है या फिर वो टेबल उसने क्रिएट किया है, तो उसके अंदर वो क्वेरी कोई इंसर्ट कर सकता है, डेटा इंसर्ट कर सकता है, एक्शन परफॉर्म कर सकता है, अपडेट कर सकता है। प्लस यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस के अंदर फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे वो डेटा को स्टोर करता है डेटाबेस के अंदर, ऑर्गेनाइज करता है अपने डेटा को, ठीक है। अपने डेटा का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ उसके खुद के पास होता है, क्योंकि सिक्योरिटी से रीजन प्रेजेंट होती है। वो प्रोटेक्ट करता है अपने डेटा को, ताकि जिसके पास अथॉरिटी नहीं है वो डेटा को कभी भी एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। सो यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एक टाइप का, जो स्ट्रक्चर का यूज करके आप लोग इजीली क्वेरी उसके अंदर रन कर सकते हो, ठीक है। सो वी विल गोइंग टू सी दैट क्वेरी। Constructing the database meaning storing the data itself on some storage media that is collected by the database. हम लोग क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे और वो डेटा को कलेक्ट करने के बाद कंस्ट्रक्ट करेंगे और वो डेटा को हम लोग स्टोर करके रखेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पेज पे एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करूंगी। सो सी दिस, हमारे पास यहाँ पे यूजर यानी कि प्रोग्रामर्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये प्रोग्रामर क्या करेंगे, यानी कि ये कोडर्स हैं जो आप लोग कोडिंग करने वाले हो। तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, आप लोग यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी एसक्यूएल की, ठीक है, यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर आप लोग कोडिंग करना स्टार्ट करोगे यहाँ पे। तो अब जैसे जैसे कोडिंग करोगे वो सारी कोडिंग यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर जाएगी प्रोसेस करने के लिए। अब ये प्रोसेस होने के बाद, ठीक है, अब ये प्रोसेस होने के बाद, ये प्रोसेस का काम कहाँ पे हो रहा है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के अंदर। ये प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा को स्टोर करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैंने कहा है कि आप लोग सभी क्रिएट करो यहाँ पे एग्जामिनेशन करके टेबल, ठीक है, एग्जाम करके एक आप लोग डेटाबेस क्रिएट करो। तो आप लोग क्या करोगे, वो एग्जाम करके डेटाबेस के लिए सबसे पहले क्रिएट टेबल एग्जामिनेशन ऐसे करोगे, इन ब्रैकेट एग्जामिनेशन नंबर इंट प्राइमरी की कॉमा एग्जामिनेशन टाइम, ठीक है, तो वहां पे लिखोगे टाइम कॉमा, ऐसे आप लोग टेबल क्रिएट करोगे। तो आप लोग कोडिंग जब करोगे तो वो यहाँ पे आएगी एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर। तो आप लोग कोडिंग करने के बाद उसे सेमीकोलन देकर रन करोगे तो वहां पे ये सॉफ्टवेयर टू प्रोसेस के पास जाएगी जब वो रन होगी। नेक्स्ट वो रन होने के बाद जब वो स्टोर होगी, ठीक है, जब वो स्टोर होगी तो वो स्टोर होने के बाद वो स्टोर के पास जाएगी ना, वो जाके सेव हो जाएगी, अपने डेटा को सेव करेगी। और डेटा सेव होने के बाद आप लोगों को रिटर्न में वहां पे दिखेगा योर क्वेरी टेबल इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ऐसे कुछ टाइप का आपको डेटा डिस्प्ले होगा। ये डिस्प्ले होने के बाद आप लोगों ने पीसी सपोज क्लोज कर दिया, एग्जिट कर दिया, वो एप्लीकेशन से आप लोग बाहर आ गए। थोड़े दिनों बाद आपको फिर से वही क्वेरी चेक करनी है, तो आप लोग क्या करोगे, फिर से टेबल क्रिएट नहीं करोगे, आप लोग सिर्फ कॉल दोगे। किसे कॉल दोगे, सेम टेबल को कॉल दोगे। तो व्हेन यू विल गोइंग टू गिव अ कॉल टू दैट पर्टिकुलर टेबल, सो वो टेबल ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से कॉल होगा और आप लोगों को दिखाई देगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ये डेफिनेशन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे आप लोगों का डेटा स्टोर किया जाता है, आप लोगों का डेटा ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है कि जैसे जैसे आप क्रिएट करते हो वैसे वैसे वो डेटा स्टोर होके अच्छे से वेल मेंटेन में फाइल के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ एडमिन के पास होता है, जो ऑथराइज पर्सन है। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड हुई की जाती है, क्योंकि जहाँ पे एडमिन प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे अथॉरिटी भी किसी और को प्रेजेंट नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस, सो लेट अस सी एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस। अब यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, डीबीएमएस को हम लोग अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है हम लोग अच्छे से फॉर्मेटिंग करने के बाद खुद पहले उसकी एक बार डिटेल स्टडी करते हैं किसी और पर्सन को हैंड ओवर करने से पहले। सो हम लोग उसे अच्छे से डिटेल स्टडी करते हैं, एनालिसिंग करते हैं उसकी। नेक्स्ट हम लोग मॉडिफाई की क्वेरी भी फायर करते हैं जहाँ पे हमें अपडेटेड लग रही है कुछ क्वेरी, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट ने बीच में से गैप ले लिया है तो उसे हम रिमूव करते हैं, किसी और ने एडमिशन लिया है तो उसे ऐड करते हैं। सो वी ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड मॉडिफाई क्वेरी ऑल्सो इन दैट बिट डेटाबेस। सो अब हमारे पास यहाँ पे
वेरियस नंबर ऑफ एप्लीकेशन अवेलेबल है। सो लेट अस सी, फर्स्ट वन है, एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने दिया है, ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशन, मतलब ये सारी चीजें कहाँ कहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ कहाँ पे यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर देखने के लिए मिलेगा। हमारी लाइब्रेरी के अंदर भी प्रेजेंट है। जब आप लोग कोई बुक्स इशू करते हो, कुछ रिटर्न करते हो, ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी चीजें वहां पे डिस्प्ले की जाती है। आपसे वो आई कार्ड लेते हैं, स्कैन करते हैं, उनको अब पता चल जाता है ऑटोमेटिकली कि आपने लास्ट परचेस बुक का कब किया था, या आपने बुक रिन्यू कब की थी, या आपने बुक रिटर्न कब की थी। ये सारी चीजें उनको पता चल जाती है हमारी सॉफ्टवेयर के अंदर। नेक्स्ट होता है एटीएम मशीन, ठीक है, आप लोग जाते हो कार्ड स्वाइप करते हो, तो आप कार्ड स्वाइप करने के बाद वहां पे ट्रांजैक्शन कर सकते हो, सिर्फ बैलेंस भी चेक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप लोग। तो वहां पे करंट आपकी इंफॉर्मेशन चेक की जाती है ना। लाइक अगर आप लोगों ने 1000 वहां से निकाल लिए बैंक में से, ठीक है, तो वहां पे आपके वो करंट बैलेंस में अपडेट होंगे ना। आपके करंट बैलेंस में 1000 डिडक्ट हो जाएंगे, और डिडक्ट होने के बाद जो बैलेंस आपका बचेगा वो आपको एसएमएस के थ्रू डिस्प्ले होता है। तो वहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि वी आर यूजिंग वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल एनालिसिस एंड मॉडिफाई क्वेरी इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कैसे? इस एग्जाम्पल के थ्रू, एटीएम मशीन के थ्रू। नेक्स्ट है एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। आप लोग करते हो ना ऑनलाइन बुकिंग, ठीक है, आप लोगों ने कहीं घूमने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक की, या फिर आप लोगों ने मूवी टिकट बुक की ऑनलाइन, तो आप लोग ऑनलाइन जो भी रिजर्वेशन करते हो, एयर टिकट बुक की, आप लोगों ने सिनेमा टिकट बुक की ऑनलाइन, आप लोग जो भी ऑनलाइन करते हो, ठीक है, ट्रांजैक्शन हो चाहे फिर आप लोग बुकिंग करते हो, रिटर्न में आप लोगों को एक एसएमएस आता है, ठीक है, कंफर्मेशन एसएमएस आता है। सो वो वहां पे कैसे प्रेजेंट है? वो भी वहां पे डेटाबेस के थ्रू ही प्रेजेंट है, because all they want using that is a DBMS. Next one is a inventory management system and so on. Inventory management system के अंदर भी present है, ठीक है। तो ये सारी चीजों के अंदर ये सारे फैक्ट्स हैं, ये रियल फैक्ट्स हैं जहाँ पे हमारा डेटाबेस एक्चुअल में वर्क करता है, और ये डेटाबेस आपको दिखाई भी देगा कि एक्चुअल में ये वर्क कैसा करता है। Now the next one, file processing system versus DBMS. So let us see this very interesting point. Okay, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सो ध्यान से देखना। पीसी बेस्ड स्मॉल सिस्टम। अब यहाँ पे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम कहाँ पे होता है? हमारे छोटे से पीसी के अंदर, जहाँ पे हम लोग हमारा वर्क करते हैं, रेगुलर लेक्चर्स लेते हैं, आप लोग आपकी कोडिंग करते हो। इन दैट पीसी देयर इज ए फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। नो व्हाट इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन, ठीक है, मिनी मेन फ्रेम बेस लार्ज सिस्टम। यहाँ पे बहुत बड़े से सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रेजेंट होता है। आप लोगों ने मूवीज के अंदर देखा होगा जहाँ पे डेटाबेस प्रेजेंट होता है, एक कांच के अंदर रखा जाता है, एसी रूम के अंदर, ताकि वो ज्यादा हीट ना हो, और वहाँ पे एक ही ऑथराइज पर्सन बैठ के वो सारा डेटा हैंडल करता है। वो पर्सन की परमिशन के बिना किसी को रूम पे एंट्री भी नहीं होती। आप लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी मूवीज के अंदर देखा होगा ये, ठीक है। तो वहां पे मेन फ्रेम, यहाँ पे मिनी मेन फ्रेम बेस्ड लार्ज सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे वहां पे क्या होता है, अगर वो पर्सन गलती से, ठीक है, जो दूसरा पर्सन है जो अनऑथराइज है, वो अगर अंदर चला गया वो रूम के अंदर, तो वो क्या करता है, हार्ड डिस्क चोरी कर लेता है। आप लोगों ने मूवी के अंदर देखा होगा, या फिर खुद का कोई पेन ड्राइव लगा के कोई न्यू फाइल अपडेट करता है। तो वहां पे ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे इसका प्राइस जो है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का वो बहुत ही कम है। यहाँ पे डेटाबेस के अंदर वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। यहाँ पे लेस नंबर ऑफ फाइल इज यूज, थर्ड पॉइंट। फाइल प्रोसेसिंग के अंदर यहाँ पे बहुत सारी फाइल प्रेजेंट होती है क्योंकि ये बहुत ही लार्ज सिस्टम हमारा है। नेक्स्ट यहाँ पे ये सिंगल पीसी है, तो इसलिए ये सिंगल यूजर है। यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा है, सर्वर की तरह है। डीबीएमएस एक सर्वर की तरह है जहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स प्रेजेंट होते हैं जो एक ही सर्वर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स प्रेजेंट होते हैं डीबीएमएस के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी प्रेजेंट होती है, किसके अंदर? पीसी के अंदर, फाइल प्रोसेसिंग के अंदर। हम लोग क्या करते हैं,
सेम फाइल नेम सी ड्राइव पे रखते हैं, सेम फाइल हम लोग ई ड्राइव पे रखते हैं, सेम फाइल डेस्कटॉप पे रख दी, सेम फाइल कहीं और रख दी। तो यहाँ पे ये डेटा डुप्लीकेशन बार बार प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। बट नहीं, जब हम लोग डीबीएमएस यूज करते हैं तो हम लोग डेटा इंडिपेंडेंट करते हैं। डेटा हम लोग क्या करते हैं, डेटा इजीली फ्री मूवेबल करते हैं। जहाँ पे रिपीटेशन ऑफ डेटा प्रेजेंट नहीं होता, वहां पे सिर्फ और सिर्फ अपडेशन ऑफ डेटा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखो, डेटा एक्सेस इज डिफिकल्ट। पीसी के अंदर जब हम डेटा करते हैं विदाउट एनी वन परमिशन, हम लोग वो डेटा किसी को ग्रांट नहीं करते हैं। ठीक है, अगर मेरा लैपटॉप है, मेरी परमिशन के बिना मेरे लैपटॉप को कोई नहीं यूज करेगा। सो यहाँ पे ऑफ कोर्स आप लोगों को डिफिकल्टीज होंगी जब आप लोग ट्राई करोगे कि डेटा एक्सेस किया जाए एक पर्टिकुलर पर्सन के पीसी से विदाउट हिज परमिशन। बट आप लोग जब डीबीएमएस के थ्रू वर्क करते हो, तो अगर आप क्लाइंट सर्वर के थ्रू वर्क कर रहे हो तो आप लोग डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हो, डेटा आप इजीली यूज कर सकते हो क्योंकि आप उनका पार्ट हो। नेक्स्ट देखो, डेटा इज आइसोलेटेड, डेटा इज इंटीग्रेटेड। उसके बाद एक कॉन्करेंट एक्सेस टू अ फाइल इज नॉट पॉसिबल। कंटिन्यू आप एक ही फाइल को एक्सेस बार बार नहीं कर सकते हो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर। और यहाँ पे डीबीएमएस के अंदर आप लोग अगर कॉन्करेंट एक ही फाइल को कर रहे हो, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद, हाफ एन आवर के बाद वो फाइल क्रैश हो जाएगी क्योंकि उसका टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा। आपको भी पता है ना, एक वेबसाइट के अंदर टाइम लिमिट प्रेजेंट होती है, वो टाइम लिमिट के बाद वो वेबसाइट ब्लॉक हो जाती है, ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाती है। तो इसका रीजन डीबीएमएस है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम प्रेजेंट होती है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पे बेटर सिक्योरिटी प्रेजेंट होती है डीबीएमएस के अंदर। 10th पॉइंट देखो, लिटिल लिटिल प्रिलिमिनरी डिजाइन। अब यहाँ पे इसका जो डिजाइन है वो बहुत ही इजी है और यहाँ पे प्रिमिलेटिवरी है, मतलब आप लोग इजीली इसे देख के समझ में आ सकता है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता। आपको सिर्फ इसकी डिटेल स्टडी होनी मस्ट है। अगर आपको डिटेल स्टडी होगी तो आप एक बार देखोगे तो भी समझ में आएगा। बट एज कंपेयर टू डीबीएमएस, डीबीएमएस का जो डिजाइन है वो बहुत ही वास्ट है। मतलब आप लोगों को अगर नॉलेज भी होगी तो भी आप लोगों को एक्सपीरियंस होना मस्ट है इसके अंदर। सो नेक्स्ट वन पॉइंट देखो, एग्जाम्पल के तौर पे C++, कोबाल एंड कोबल एंड वीबी, ये एक लैंग्वेजेस हैं जो यूज करते हो आप लोग फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट डीबीएमएस के अंदर ओरेकल एंड पोस्टग्रेट, ये लैंग्वेजेस प्रेजेंट होती है। 12th पॉइंट देखो, फाइल सिस्टम डेटा शेयर इज नॉट पावरफुल एज अ डेटाबेस। अब यहाँ पे डेटाबेस की तरह फाइल प्रोसेसिंग के अंदर आप लोग डेटा इतना इजीली, इतना सिक्योरली नहीं शेयर कर सकते हो। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डीबीएमएस, there is a feature present where from which we can easily access or we can easily share the data at the same time. Last point, ट्रांजैक्शन कॉन्सेप्ट इज नॉट यूज। अब यहाँ पे फाइल प्रोसेसिंग के अंदर ट्रांजैक्शन, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं करते हैं हम, ठीक है। बट डीबीएमएस के अंदर हम लोग ट्रांजैक्शन कंसेप्ट मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत बार यूज करते हैं, ठीक है। क्यों? अभी जैसे आप लोगों ने इसका पॉइंट इससे पहले वाला देखा था, ठीक है, ये फाइल एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस देखे थे और ये पूरा एप्लीकेशन हमारा ट्रांजैक्शन के बेस पे था। तो इसलिए ये बहुत एप्लीकेशन यूज जो है ट्रांजैक्शन बेस का, डेटाबेस के थ्रू हम लोग वही करते हैं। और डेटाबेस हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अपडेशन जो भी हम लोग कर रहे हैं उसके लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, लिमिटेशन ऑफ फाइल सिस्टम, ठीक है। सो लिमिटेशन क्या क्या है फाइल सिस्टम के? सबसे पहला और सबसे बड़ा लिमिटेशन है, ठीक है, अब यहाँ पे आइसोलेटेड डेटा प्रेजेंट होता है। आइसोलेटेड डेटा जो प्रेजेंट होता है, लाइक फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी डिसीजन लेना चाहते हैं एक फाइल के ऊपर, बट वो फाइल जो है वो n नंबर ऑफ टाइम बहुत जगह रखी हुई है। तो हम लोगों को भी समझ में नहीं आता या फिर प्रोग्रामर को भी समझ में नहीं आता कि लास्ट अपडेट वाली या लास्ट वो जो उसने फॉर्मेटेड वाली फाइल रखी कहाँ पे थी, C ड्राइव पे रखी, E ड्राइव पे रखी, D ड्राइव पे रखी, डेस्कटॉप पे रखी, रखी कहाँ।
मतलब उसे खुद को नहीं पता होता कि फाइल रखी मैंने कहाँ पे है। सो इसलिए टू मेक सर्टन डिसीजन अ यूजर माइट नीड अ डेटा फ्रॉम डिफरेंट फाइल because of the involvement of the analysis and the programmer file may have different format। अब एक ही फाइल आप लोगों ने 10 जगह रखी है और 10 जगह रखने के बाद वो ही सेम फाइल को आप लोग कभी डी ड्राइव पे अपडेट कर रहे हो, डी ड्राइव के बाद आपको लग रहा है मैंने वो फाइल को सी ड्राइव पे अपडेट किया था, फिर कंटिन्यू आप लोग वो ड्राइव पे कर रहे हो, फिर डेस्कटॉप पे कर रहे हो। ऐसे एक ही फाइल को आप लोग अलग अलग जगह पे रख के अलग अलग अपडेट कर रहे हो, तो यहाँ पे ये आइसोलेटेड प्रेजेंट होता है डेटा का। नेक्स्ट है डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी मीन्स सेम डेटा को आप लोग रिपीटेशन कर करके बार बार रखते हो डिफरेंट डिफरेंट साइट कैप पर, उसी को बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। ओके, सेम फाइल नेम बट डिफरेंट स्टोरेज लोकेशन। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन डेटा एक्सेस। अब यहाँ पे डेटा एक्सेस के अंदर कभी कभी डिफिकल्टीज आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने कोई रिकॉर्ड को चेंज करके रखा है, ठीक है, इमीडिएटली अपडेटेड रिकॉर्ड आपने डी ड्राइव पे रखा है, बट आप लोगों को डी ड्राइव के अंदर वाली फाइल किसी को सेंड करनी थी और आप लोगों ने ई ड्राइव की फाइल सेंड कर दी, तो इनकरेक्ट डेटा आपने किसी और को प्रोवाइड किया है, दैट इज डिफिकल्टी इन डेटा एक्सेस। फोर्थ पॉइंट है कॉन्करेंट एक्सेस एनोमॉलीज। एनोमॉलीज यानी कि प्रॉब्लम्स। जब भी आप एक फाइल को एक्सेस करना चाहते हो या फिर आप एक फाइल ओपन करते हो और एक फाइल ओपन ही नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी फाइल किसी और ने ओपन करके रखी है और वो फाइल ओपन होने के बाद कोई वर्क कर रहा है, तो जब तक वो फाइल क्लोज नहीं हो जाएगी तो आप लोग यहाँ से वो फाइल ओपन नहीं कर सकते हो, तो इसलिए ये डिफिकल्टी होती है। एक ही फाइल के ऊपर आप लोग ओपन करना चाहते हो, ठीक है, एक फाइल आप लोग ओपन कर रहे हो, तो जब तक पहला पर्सन उसे क्लोज नहीं करेगा जो ओपन थी फाइल, तो दूसरा पर्सन ओपन ही नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट वन सिक्योरिटी प्रॉब्लम। अब यहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम बहुत सारी है। फॉर एग्जाम्पल, ए नाम का यूजर है जिसने कुछ तो चेंजेस किए हैं, ठीक है, सेकेंड यूजर ने फिर से कुछ तो चेंजेस किए। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो ए नाम के यूजर ने चेंजेस किए थे सबसे पहले वो चले गए, मतलब वो डिलीट हो गए, या फिर वो वाले जो चेंजेस थे वो लॉस्ट हो गए। और यहाँ पे ये क्यों हुआ, ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से हुआ। मतलब मैं कोई फाइल में चेंजेस कर रही हूँ, आप भी वो फाइल में चेंजेस कर रहे हो, मैंने जब तक सेव किया, सेव करने के बाद मैं जब दोबारा गई ओपन करके मैंने वो फाइल को देखा, तो वहां पे कुछ भी चेंजेस नहीं हुए थे। ये क्यों हुआ? क्योंकि एट अ टाइम दो दो पर्सन एक ही फाइल ओपन करके बैठे हैं, दोनों सेव करने के लिए ट्राई करते हैं, तो वहां पे वो फाइल क्रैश हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। फर्स्ट वन, अब यहाँ पे एडवांटेज है कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिड्यूस, क्योंकि सॉफ्टवेयर की कॉस्ट यहाँ पे कम लगती है, तो इसलिए ये मेन एडवांटेजेस है। यूजर के पास लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डेटा सेट प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो वो यूज कर सकता है। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखो, अब यहाँ पे मल्टीपल यूजर प्रेजेंट होते हैं डेटाबेस के अंदर, जो एट अ टाइम डेटाबेस को इजीली हैंडल कर सकते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम जो है, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ डेटा भी प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं आती। अब यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर आप लोग एक ही फाइल 10 लोग शेयर करो, 15 लोग शेयर करो, एट अ टाइम उसके ऊपर वर्क करो, इट डजेंट मैटर। जैसे कि यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ फाइल के अंदर था, ये सारे लिमिटेशन जो है ये हट के डीबीएमएस के अंदर इसके एडवांटेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे यूजर कैन मॉनिटर डेटा परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे जो यूजर्स है, ठीक है, वो अपनी परफॉर्मेंस चेक भी कर सकते हैं कि मैंने ये वीक में कितने परसेंट परफॉर्म किया है एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर, या फिर मैंने कितने नंबर ऑफ टाइम टेबल्स क्रिएट किए हैं। ये सारी चीजें कुछ भी परफॉर्मेंस में आप कैलकुलेट कर सकते हो, व्यू कर सकते हो। नाउ लेट अस सी डिसएडवांटेजेस। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इज मोर, ठीक है। अब यहाँ पे एडवांटेज क्या था, सॉफ्टवेयर का जो कॉस्ट था, ठीक है, वो कम हो जाता है क्योंकि हम वो डेवलप कर रहे हैं। बट यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इज मोर, जब हम उसे इंस्टॉलेशन की प्रोसेस पे लेके आते हैं, जब हम उसके लिए हम लोगों को बड़ा सारा मेन फ्रेम चाहिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर चाहिए, तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है।
उसको चलाने के लिए, स्टोर करने के लिए, उसको रखने के लिए एसी चाहिए, उसको रखने के लिए पैक रूम चाहिए, ग्लास का रूम चाहिए। तो ये सारी चीजें लेके कहाँ से आएंगे? तो इसलिए मनी इज रिक्वायर्ड। तो जैसे ही पैसों की बात आती है तो वहां पे हार्डवेयर भी आएंगे, तो वहां पे पैसे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डेटाबेस। आपको पता है ना, वहां पे डेटाबेस के अंदर हम लोग वर्क कर रहे हैं तो हमें बैकअप भी क्रिएट करना पड़ेगा कंपलसरी। ठीक है, तो इसलिए बैकअप एंड रिकवरी का प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे सेंट्रलाइज डेटा, प्रॉब्लम इन सेंट्रलाइज डेटा। हर एक डेटा को स्टोर करके सेव करके अच्छे से लॉकर में रखना पड़ेगा, लॉक करके। फोर्थ पॉइंट, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेज इन केस ऑफ मल्टीपल यूजर। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते हैं। आपको पता है ना, फेसबुक का पहले छोटा सा था, ठीक है, जब फेसबुक लॉन्च हुआ था, फेसबुक का यूज करना बहुत ही कम लोगों को आता था, तो उनका जो डेटाबेस है वो कम था। लेकिन जैसे जैसे लोग कनेक्ट होते गए वैसे वैसे उनका डेटाबेस जो है वो बढ़ता गया। आज की डेट पे जितनी हमारी कॉलेज की बिल्डिंग्स है, ओके, हमारी कॉलेज की बिल्डिंग कितनी है, 4 बिल्डिंग्स है। तो जितनी हमारी कॉलेज की बिल्डिंग है उतना बड़ा सिर्फ और सिर्फ फेसबुक वालों का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करने के लिए बिल्डिंग्स प्रेजेंट है, जहाँ पे उन्होंने डेटा को स्टोर करके रखा है। आप लोगों को पता है ना, आप एक फाइल को अपलोड करते हो या फिर आप एक इमेज को अपलोड करते हो फेसबुक के पेज के ऊपर अपनी प्रोफाइल के अंदर जाके, तो वो चीजें जाती कहाँ है? वो सारी की सारी चीजें, आपका फोन नंबर, आपका बायोडेटा, आपकी फोटोज, सॉन्ग्स, इमेजेस, पिक्चर्स, GIF फॉर्मेट की पिक्चर, वीडियो, कुछ भी प्रेजेंट हो, ठीक है, एनीथिंग, वो सारी चीजें फेसबुक के डेटाबेस के पास जाती है। और फेसबुक के डेटाबेस के पास जाके वो डेटा पहले सेव होता है, वहां पे स्टोर होता है, बैकअप क्रिएट होता है, फिर वो आपको विजिबल होता है। ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट? ये सारी की सारी चीजें क्यों? क्योंकि वहां पे उनके पास इतना बड़ा डेटा प्रेजेंट है, उनके पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रेजेंट है, तो जिनको मेंटेन करने के लिए लोग चाहिए, पर्सन चाहिए काम करने के लिए। तो वहां पे ये सारी चीजों के अगर हमने हिसाब किताब देखा तो फाइनेंशियली इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ओके, so now see this users of DBMS, ठीक है, users of DBMS, now the degree of the users can be classified as a expert person, okay। अब यहाँ पे ये expert person present होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं users of DBMS। ये जो expert persons है वो 4 categories में present है। फर्स्ट वन इज ए DBMS designer, application programmer, sophisticated users and the end user, okay। तो ये जो एक्सपर्ट्स है ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ये चारों पार्ट को हम डिटेल में देखेंगे। सो लेट अस सी। तो अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है डेटाबेस डिजाइनर, जो ऑलरेडी 2 पार्ट में फिर से डिवाइडेड होता है। फर्स्ट वन है डेटाबेस मैनेजर एंड द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड एडमिनिस्ट्रेटर? डू एनीवन नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटर एंड मैनेजर? अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर जो है, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटर के लेवल पे वर्क करेगा ना। लाइक फॉर एग्जांपल, किसको अथॉरिटी दी है वो डेटा को एक्सेस करने की, किसको अथॉरिटी नहीं दी है उससे वो डेटा हाइड करके रखना है, जिसको अथॉरिटी दी है वही पर्सन वहां पे आके बैठ सकता है। अब वहां पे वो जो फाइनेंशियली कितना वहां पे कलेक्ट हुआ है, फाइनेंस हमारा या डेटा कितना कलेक्ट हुआ है, ये सारी की सारी चीजें देखने का काम किसका है? एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। अब मैनेजर का काम तो नहीं है, मैनेजर तो नहीं जाके देखेगा। मैनेजर इज द person who will going to collect all the information but who will not going to work for that, ठीक है। वो सिर्फ सबसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखेगा कि आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, आज का टास्क आपका ये है, आज का टास्क आपका ये है, ये सारी चीजें बताएगा। मैनेजर विल गोइंग टू वर्क एज अ सीनियर सुपरवाइजर और द पर्सन like your CEO or the person who will going to guide व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। अब यहाँ पे ये जो मैनेजर है वो एडमिनिस्ट्रेटर को गाइड करता है कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है। प्लस मैनेजर जो प्रेजेंट है वो अपडेट भी करता है हमारा डेटाबेस। और मैनेजर के पास बहुत प्रेजेंट होती है नॉलेज डेटाबेस की। लाइक वो डेटाबेस को कब वहाँ पे अपडेट करना है, कब अपडेट नहीं करना है, कब वो डेटा हमारा क्रैश हो सकता है, कब वो डेटा को हाइड करना है, कौन से पर्सन है जिनसे हाइड करना है, ये सारी चीजें। अब जैसे ही मैनेजर जो सारी चीजें बोलेगा एडमिनिस्ट्रेटर वही करेगा, ठीक है।
प्लस एडमिनिस्ट्रेटर साइड बाय साइड मैनेजर को भी गाइड करेगा। किस वे में गाइड करेगा? फॉर एग्जाम्पल वो मैनेजर को ये भी बताएगा ना कि आज हमारा टास्क कितना कंप्लीट हुआ है, तो मैनेजर क्या बोलेगा, ओके टुमारो वी विल गोइंग टू कंटिन्यू फॉर दिस सेम वर्क, बट टुमारो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर मोर। तो ये सारी चीजें जो है एडमिनिस्ट्रेटर और यहाँ पे मैनेजर ये दोनों मिलके करेंगे। The DBMS manager has some knowledge about the data but need not be having the same experience, okay, or the expertise as a database administrator. अब यहाँ पे वो जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है पीसी के ऊपर बैठ के करने का, मैनेजर को वो पूरा तो पूरा नहीं आएगा ना। मैनेजर को हर एक फाइल तो पता नहीं होगी कि ये हर एक फाइल कहाँ पे रखी है। मैनेजर सिर्फ इंस्ट्रक्टर देता है एज अ इंस्ट्रक्टर, लेकिन यहाँ पे ये इंस्ट्रक्टर जो है इंस्ट्रक्शन जो मिले हैं वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का काम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर टेक्स केयर ऑफ द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कैन क्रिएट डिलीट अपडेट एंड अ डेटाबेस। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हमारा प्रेजेंट है वो डेटाबेस को अपडेट इंसर्ट डिलीट कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये करने से पहले वो मैनेजर से डिस्कस करेगा और फिर ये एक्शन लेगा। without the permission of manager he cannot do anything. नेक्स्ट वन देखो, DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब यहाँ पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का रोल प्रेजेंट है। ओके, अब यहाँ पे ये जो DBA है वो एक पर्सन होता है या फिर उनका पूरा एक ग्रुप होता है एज अ टीम लीडर। ओके, जिनके पास अच्छी नॉलेज होती है डेटा प्रोसेसिंग की। अब यहाँ पे DBA के पास वहाँ पे टेक्निकल नॉलेज बहुत ज्यादा होती है जो वहाँ पे वो यूज करता है कंपनी के लिए या फिर अपनी टीम के लिए डिसीजन के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर कोई कंपनी है XYZ नाम की कंपनी है, वो कंपनी 10 दिन में परफॉर्मेंस कैसा देगी उसका वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो TL है, ग्रुप लीडर है, वो उससे डिस्कस करेगा और अपनी कंपनी के लिए एक वेल प्लान बनाएगा और वो प्लान अपने मैनेजर को हैंड ओवर करेगा। और वो मैनेजर क्या करेगा, जो प्लान आपने दिया है वो सक्सेसफुली कैसे आप फॉलो कर रहे हो वो चेक करेगा। ठीक है, द DBA मस्ट मैनेज द स्टाफ टू एंश्योर ऑर्डरली डेवलप ऑफ द डेटाबेस प्रोजेक्ट टू सेटिस्फाई डेटाबेस यूजर एंड टू प्लान फॉर द फ्यूचर डेटाबेस रिक्वायरमेंट। अब DBA क्या करेगा, ये जो सारे के सारे उसने प्लान बनाए हैं, ठीक है, ये प्लान वो भी चेक करेगा कि एक्चुअल में सक्सेसफुली मेरे प्लान जो है, मैं लीडर हूँ, वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर वो हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, उसका मैनेजर भी खुश होगा। अगर वो सक्सेसफुली नहीं वहां पे मैनेज हो रहे हैं तो उसका मैनेजर भी उसे कहीं ना कहीं पे पनिशमेंट देगा। तो ये सारी चीजें वो दोनों चेक करते हैं। नेक्स्ट वन है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। नाउ द एप्लीकेशन आर द प्रोफेशनल पर्सन आर द कोडर पर्सन जो एक्चुअल में कोडिंग के ऊपर वर्क करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल C, कोबल या फिर पास्कल, ये लैंग्वेजेस के अंदर। नेक्स्ट वन है सोफेस्टिकेटेड यूजर। सोफेस्टिकेटेड यूजर यानी कि प्रोफेशनल होते हैं कंप्यूटर्स के, बट उन लोगों को कोडिंग करना नहीं आता। ठीक है, उन लोगों को वहां पे मोस्ट प्रोबेबली कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही लैंग्वेज आती है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है जिसे सिर्फ C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, उसे जावा नहीं आती, तो वहां पे वो सिर्फ C का एक्सपर्ट हुआ ना कि जावा का एक्सपर्ट हुआ। ओके, द पर्सन हु ऑल्सो computer professional but they do not write program to interact with the system, they use Oracle क्वेरी लैंग्वेज लाइक SQL। कोई पर्सन है जिसके पास पूरी नॉलेज है कंप्यूटर की लेकिन वो एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर वर्क करता है, दैट इज ए सोफिस्टिकेटेड यूजर। नेक्स्ट वन इज ए स्पेशल यूजर। अब ये स्पेशल यूजर क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो लाइक अ सोफिस्टिकेटेड यूजर, दे राइट स्पेशल database application programming language like computer aided design system, knowledge base and expert system etc। ठीक है, सोफेस्टिकेटेड यूजर एंड स्पेशलाइज यूजर दोनों मोस्ट प्रोबेबली सेम होते हैं, कोई चेंजेस नहीं होता है। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे एंड यूजर। अब यहाँ पे एंड यूजर क्या होते हैं, एंड यूजर हु अनवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एनी अदर सिस्टम। अब यहाँ पे ये जो प्रोग्रामर, ये जो कोडर होते हैं, इन लोगों को पता नहीं होता कि एक्चुअल में डेटाबेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग भी जब 10-12 तक थे, आप लोगों को पता था क्या कोडिंग की लैंग्वेज क्या होती
होती है, कोडिंग करना क्या होता है, नहीं। आपको सिर्फ ये पता होता था एक पीसी है, पीसी स्टार्ट ऐसे होता है, उसके अंदर एमएस ऑफिस प्रेजेंट है, एमएस ऑफिस के अंदर हम लोग ये कोडिंग कर सकते हैं। आप लोगों को इतना ही पता था। बट आप लोग ये सारी चीजें अब सीख रहे हो, जैसे जैसे आप कोडिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, आप लोगों को भी समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे कोडिंग है, ये वेबसाइट पे ऐसे पेज इन्होंने डिजाइन किया है, ये कोडिंग के थ्रू डिजाइन किया है, इससे अच्छा मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसे ऐसे फ्रेम डिजाइन करेंगे। ये सारी चीजों की नॉलेज आप लोगों को मिल रही है। बट आप लोग जब पहले कोडिंग के बारे में कुछ नहीं जानते थे, तो आप लोग थे एंड यूजर। आप लोगों को कोडिंग के बारे में, डेटाबेस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ठीक है, आप लोगों को कोई नॉलेज नहीं थी। द यूजर आर ऑल्सो कॉल्ड एज अनसोफिस्टिकेटेड यूजर who have interacted with the system and already written a pattern program, okay, called as a navy user। आप लोगों को पता है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि इसको कोडिंग बोलते हैं या फिर इसको डेटाबेस बोलते हैं। एक्चुअल में आप लोगों को उनके वर्डिंग्स नहीं पता। ठीक है, दिस आर द एंड यूजर्स। ओके, व्यू ऑफ अ डेटाबेस। अब यहाँ पे एक डेटाबेस के अंदर आप लोग किस वे में उसे व्यू करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे व्यू करते टाइम देखो, ये एक मिरर प्रेजेंट होता है। आप लोग डेटा देखते हो इस वे में। आप लोग क्या करते हो, एक पीसी पे बैठे हैं, ठीक है, एक पीसी पे आप लोगों ने अभी प्रोग्रामिंग किया, नेक्स्ट पीसी पे कोई पर्सन ने प्रोग्रामिंग किया, थर्ड पीसी पे कोई और पर्सन ने प्रोग्रामिंग किया। बट ये सारा का सारा डेटा जो है, ये सर्वर के पास जाके स्टोर होके रख रहा है। ठीक है, ये सर्वर प्रेजेंट है, ऐसे इमेजिन करो, और ये आप सबके पीसी है, ये सर्वर है। आप लोगों ने डेटा वहां पे कोडिंग की, सेव हो गया। अब ये सेव होने के बाद फिजिकली एक्चुअल में स्टोर हुआ है ना आपका डेटा, तो यहाँ पे भी सेम उसी वे में उन्होंने बताया है कि आपका फिजिकल लेवल में डेटा सेव हुआ है। कंसेप्चुअली आप लोगों को क्या लगता है कि हम लोगों ने यहाँ पे सेव किया है, बट एक्चुअल में वो फिजिकली मेन सर्वर के अंदर ही आपका डेटा स्टोर होता है, आपका डेटा वहां पे सेव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे व्यू ऑफ अ डेटा। अब जाते हैं ब्रीफ के लिए। A database management system is a collection of interrelated file। अब यहाँ पे डेटाबेस के अंदर फाइल्स प्रेजेंट होती है। अभी यहाँ पे फाइल प्रेजेंट होती है। ठीक है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल। डेटाबेस के अंदर बहुत सारी फाइल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जब फाइल्स प्रेजेंट होती है, यहाँ पे वो प्रोग्रामर जो है वो सेम फाइल के अंदर वर्क करके सेव करके रखते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग आके सेम फाइल को रिकॉल करते हैं, उस पर अपडेट करते हैं, और फिर से वो डेटा को सेव करके रखते हैं। अब यहाँ पे जब वो सेव करके रखते हैं एक फाइल को, ठीक है, तो वो फाइल को दोबारा रिकॉल करके व्यू करते हैं ना सबसे पहले फाइल। ठीक है, वहां पे व्यू होने के बाद ही वो ओपन होती है। व्यू हो गई, व्यू होने के बाद ओपन हो गई, वहां पे चेंजेस होते हैं, अपडेट होते हैं, दैट इज ए व्यू ऑफ अ डेटा। The main purpose of a database management system is to provide user with abstract view of the data। अब यहाँ पे हम लोग abstract view provide कर सके यूजर को, ये मेन मोटो है हमारा। सो लेट अस सी। ओके, फिजिकल व्यू, कंसेप्चुअल व्यू। अब फिजिकल व्यू इज अ लोअर लेवल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ अ डीबीएमएस। अब यहाँ पे ये फिजिकल व्यू जो हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, ये वाला, ये सबसे लो लेवल पे प्रेजेंट है, आप सबको भी दिख रहा है। फिर कंसेप्चुअल लेवल है, तो यहाँ हमारा जो फिजिकल व्यू है, ये लो लेवल आर्किटेक्चर डेटाबेस में प्रेजेंट होता है। दिस लेवल डिस्क्राइब हाउ द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। ये क्या डिस्क्राइब करता है, हमारा डेटा जो है एक्चुअल में डेटाबेस के अंदर कैसे स्टोर होके सेव हो रहा है, वो दिखाता है। दिस लेवल डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर द डेटा ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर यूज किया है डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, वो यहाँ पे दिखाया जाता है। नाउ लेट अस सी। नेक्स्ट यहाँ पे डेटाबेस जो है हमारा, वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर कैसे सेव होता है, वो भी व्यू कर सकते हैं हम। नेक्स्ट वन इज ए कंसेप्चुअल व्यू। ओके, कंसेप्चुअल लेवल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द होल डेटाबेस। अब यहाँ पे एक्चुअल हमारा जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, ठीक है,
अब यहाँ पे पहले हमने डिफाइन किया था, अब यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, सी द डिफरेंस बिटवीन डिफाइन एंड डिस्क्राइब। अब यहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे पूरा हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट यहाँ पे ईच टेबल स्पेसिफाई इन टर्म्स ऑफ एन एट्रीब्यूट टाइप। हर एक डेटाबेस के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसका वहाँ पे एट्रीब्यूट कौन सा प्रेजेंट है वो डिस्क्राइब किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। यहाँ पे स्पेशली लॉजिकल स्ट्रक्चर जो है हमारे डेटाबेस का, ये भी हम लोगों को दिखाया जाएगा। नेक्स्ट वन देखो, दिस लेवल इज डिसीजन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। कंसेप्चुअल लेवल को यहाँ पे डिसीजन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी कहा जाता है। दिस लेवल ऑल्सो डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस टेबल। हर एक टेबल के अंदर कौन सी रिलेशनशिप प्रेजेंट है, वन टू मेनी है, मेनी टू वन है, कौन सी टाइप की है, वो भी यहाँ पे डिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट देखो, व्यू लेवल। अब यहाँ पे है व्यू लेवल। अब व्यू लेवल जो है ये यूजर को दिखता है एक्चुअल में डेटाबेस कैसा दिख रहा है। इन मल्टी यूजर सिस्टम मेनी यूजर डू नॉट यूज एंटायर डेटाबेस बट रीड सम फील्ड ऑफ इट। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे यूजर प्रेजेंट है, उनमें से कोई यूजर ऐसे भी होते हैं ना जिनको सिर्फ फील्ड देखनी है कि आपके डेटाबेस के अंदर ये फील्ड आपने क्यों यूज की है। तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं, कोई कोई फील्ड देखते हैं, हर एक पूरा टेबल डिटेल नहीं देखते हैं। For security purpose, database that is DBMS allowed to create different view of a single table. अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को कोई डेटा किसी से हाइड करके रखना है। मुझे सबके मार्क्स जो है आप बाकी सबको नहीं दिखाने हैं, मुझे हर एक स्टूडेंट के मार्क्स सिर्फ वही स्टूडेंट को दिखाने हैं, मुझे बाकी सबको वहां पे पब्लिकली सबको नहीं दिखाने हैं मार्क्स। तो मैं क्या करूंगी, वो कॉलम को हाइड करके रखूंगी ना। तो यहाँ पे भी उन्होंने सेम कंसेप्ट वहां पे रिपीट किए। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, लॉजिकल रीजन या सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आप लोगों को नहीं दिखाई जाती है वो सारी चीजें। सो दिस इज कॉल्ड एज ए व्यू लेवल। ठीक है, अनऑथराइज पर्सन को हम लोग वो डेटा नहीं दिखाएंगे जो उसे दिखाना नहीं चाहिए। सिर्फ अगर वो पर्सन ऑथराइज है और उसे वो पर्सन को दिखाने का हक है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को मुझे मार्क्स नहीं दिखाने, बट मुझे सब्जेक्ट टीचर्स को तो मार्क्स दिखाने हैं, आपको कितने मिले हैं सभी सब्जेक्ट में। तो दे आर ऑथराइज एंड यू आर अनऑथराइज। ओके, तो ये चीजें होती हैं। दिस एक्सेस इज प्रोवाइडेड बाय अ डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ओनली। जो ये अथॉरिटी मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी, ठीक है, तो ये वाली अथॉरिटी जो है वो डीबीए ही प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखो, इम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, इम्प्लॉय नाम का एक डेटाबेस प्रेजेंट है जिसका है इम्प्लॉय इंफॉर्मेशन डीबीए। नेक्स्ट वहाँ पे प्रेजेंट है फील्ड, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय सैलरी। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ ए पर्सन को एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी दिखानी है, लेकिन बी नाम का पर्सन जो है वो मैनेजर है, मुझे उसको एम्प्लॉय आईडी और सैलरी दोनों दिखानी है, तो मैं उसे दोनों दिखा सकती हूँ। दिस इज ए व्यू लेवल। ओके, नेक्स्ट वन इज ए डेटा इंडिपेंडेंसी। ओके, it means it is the ability to change the overall logical or a physical structure of a data without changing the application programmers or a view of a data. That is, a view create for user does not have any change. There are two level of data independent, physical and logical data independent. अब हमें क्या करना है, हम लोगों को लॉजिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर जो है हमारे डेटाबेस का वो चेंज करना है। लेकिन हम लोग जब वो चेंज करेंगे तो हमारा जो व्यू डेटा है वो चेंज नहीं होगा कहीं पे भी। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के, दो लेवल के डेटा इंडिपेंडेंट्स प्रेजेंट है। सो एक है फिजिकल, एक है लॉजिकल। सो लेट अस सी, first one, physical data independent. So it is the ability to change the internal schema without having to change conceptual और external schemas. अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इंटरनली कोडिंग के अंदर ही फर्स्ट कॉलम को लास्ट कॉलम के अंदर डाल देंगे या लास्ट कॉलम को थर्ड थर्ड कॉलम से रिप्लेस करेंगे, ऐसा कुछ तो हम करेंगे। दैट इज ए फिजिकल। नेक्स्ट वन इज ए लॉजिकल।
It is the ability to change the conceptual schema without having to change application programs or external schema. अब हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्चुअली, कंसेप्चुअली इन द सेंस हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग के अंदर ही कुछ तो ऐसे चेंजेस करेंगे कि आउटपुट जो है रिजल्ट में एक्सटर्नली हम लोगों को वैसे दिखने चाहिए। मैंने अभी आपको बताया ना, कि हमें फर्स्ट कॉलम लास्ट में चाहिए, लास्ट का कॉलम फर्स्ट में चाहिए। लेकिन ये हम लोग जब करेंगे फिजिकली चेंजेस, ठीक है, फिजिकली चेंज का मतलब क्या है, हम लोग सिर्फ उसे वो कॉलम को उठा के लास्ट में पेस्ट करेंगे, लास्ट का कॉलम थर्ड में पेस्ट करेंगे, ठीक है, कोडिंग में चेंज नहीं करेंगे। बट अगर मुझे कोडिंग में चेंजेस करने हैं तो मुझे लॉजिकली ये सारी चीजों को कोडिंग में ही पूरा चेंज करना पड़ेगा। ओके, आया समझ में? आई होप आप लोगों को सेकेंड चैप्टर जितने हमने पॉइंट्स कवर किए हैं वो सारे समझ में आए हो और आप लोग इसकी डिटेल स्टडी करोगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।